रहे हैं यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बात कर रहे हैं, मैं हर बार बोलता हूँ क्या, यूकैरियोटिक कोशिका, और उनमें हम पढ़ रहे थे क्या, कोशिका अंगक। कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे किसकी, पक्षमाभ और कशाभिका। ठीक है, अभी देखेंगे ये क्या है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आज ये दोनों पढ़ने वाले हैं। लास्ट में आएगा क्विज। क्विज केवल वही कर पाएंगे जो लेक्चर पूरा देखेंगे। ठीक है, आइए बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका। हर बार लाता हूं, बार बार लाऊंगा, इस वजह से लाता हूं ताकि याद रहे क्या क्या पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका अंगक पढ़े सबसे पहला, अंतद्रव्य जालिका, फिर राइबोसोम, फिर गोल्जिकाए, फिर लाइसोसोम, फिर आपका रसधानी, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, फिर आपका लवक। ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक और क्या, हमारा कोशिका कंकाल भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये जो कोशिका कंकाल था, क्या ये याद है आपको किससे बना हुआ था? भूले तो नहीं है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ था, सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु। मैं जानबूझ के वापस से रिपीट कर रहा हूं, सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, भूल मत जाना। सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी हुई थी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और सूक्ष्म तंतु किससे बने हुए थे बेटा जी? याद रखना, भूल मत जाना, एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, ये जानबूझ के याद दिलाया है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीजें। क्या क्या? सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, कशाभिका। दिख रहा है क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? ये कशाभिका। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, पक्षमाभ। दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहे हैं आपको? ये और कुछ, ये है पक्षमाभ। ठीक है, अब देखिए ये ना वास्तविक डायग्राम है, ये एनिमेशन है मैं मान रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअल इमेज है, वास्तविक डायग्राम है। ये जानते हैं किसका है? ये पैरामीशियम है बच्चों, याद रखना। ये कौन है? पैरामीशियम है। ठीक है, और ये जानते हैं ये किसका है? ये एनिमेशन है। ये एक तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है क्या, कशाभिका। ठीक है, पहले एक बार कशाभिका और पक्षमाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। कशाभिका को इंग्लिश में बोला जाता है, याद रखना, फ्लैजिला। जो हम ऑलरेडी पढ़े थे जब हमने बात करी थी कौन सी कोशिका की, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका हमने पढ़ी थी? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ी थी। ठीक है, और दूसरा है क्या, पक्षमाभ। पक्षमाभ को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, सीलिया। ठीक है, क्या नाम देते हैं बच्चों? सीलिया। तो ये है सीलिया हिंदी में पक्षमाभ, और ये है कशाभिका हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। ठीक है, चलें आगे पक्का। आइए पढ़ते हैं बेटा जी आगे, दोनों के बारे में एक साथ। आप बोलेंगे एक साथ क्यों सर, एक साथ क्यों, दोनों अलग अलग नहीं है? ध्यान से सुनना, देखिएगा, सबसे पहली चीज, बिंदु दर बिंदु हमें चीजों को पढ़ना है। सबसे पहला अभी बताऊंगा एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्यों पढ़ रहे हैं मैं पहले ही बता देता हूं। दोनों की संरचना सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, याद रखना। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहला बिंदु, ये किसमें मिलते हैं, कहां मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? तो बेटा जी सबसे पहला बिंदु, ये पादपों में। अब पादपों में अगर मिलेंगे तो कौन से पादप में, है ना, ये पूछेंगे। आपने क्लेमाइडोमोनास नाम सुना है? क्लेमाइडोमोनास होता है बेटा जी, याद रखना, हरी शैवाल। ठीक है, हरी शैवाल कौन, क्लेमाइडोमोनास, उसमें मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं बच्चों? याद रखना है आपने, कौन, पादपों में मिल रहे हैं। कौन? दोनों। दोनों में से पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं क्लेमाइडोमोनास में? कशाभिका की। याद रखना, कशाभिका जो है वो किसमें मिल रही है बेटा जी? क्लेमाइडोमोनास, यानी हमने बात करी पादपों की। ठीक है, और किसमें मिल रहे हैं? जंतुओं में। आप बोलेंगे जंतु में हमारे अंदर मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे अंदर ये दोनों प्रकार की संरचनाएं मिलती है, मेरे अंदर आपके अंदर मिलती है। हाँ जी, कहां पर मिलती है? ध्यान से सुनना। जंतुओं में
हमारे अंदर श्वसन मार्ग होता है, श्वसन मार्ग हमारे अंदर होता है। होता है ना, मेरे अंदर श्वसन पथ है, श्वसन मार्ग है, जहां से वायु जा रही है, उसके अंदर होते हैं क्या बेटा जी? पक्षमाभ। उसके अंदर, हमारे अंदर कहां पर है? पक्षमाभी संरचना हमारे श्वसन मार्ग में है। सिंपल सा, कंफ्यूजन तो नहीं था। और कहां पर होता है? एक और मैं बता देता हूं। 12वीं कक्षा में जब हम आते हैं, है ना, तो एक चैप्टर है हमारा मानव जनन, जहां पर हम ना बात करते हैं किसकी? मादा जनन तंत्र की। अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मादाओं में गर्भाशय, यूट्रस एक संरचना होती है, उसके पास में एक नलिका होती है जिसका नाम होता है, याद रखना, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, ठीक है। इसको हम अंड नलिका भी बोलते हैं या डिंब नलिका भी बोलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना, फैलोपियन नलिका। बच्चों इसमें भी क्या मिलते हैं? पक्षमाभ मिलते हैं। दूध लाइए। अब कौन सी दूध मिलते हैं। एक और संरचना मैं आपको बता देता हूँ, क्या? शुक्राणु। आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं, ये तो नर युग्मक होते हैं। बेटा जी शुक्राणु जो होती हैं, शुक्राणु स्पर्म्स जो होती हैं, उनमें वो कैसी संरचना होती है? कशाभिका की जैसी। याद रखना, शुक्राणु में ना, ध्यान से सुना भी, सिर्फ इतना सा, शुक्राणु जो होता है उसमें, शुक्राणु, मान लो ये शुक्राणु है, उस शुक्राणु में ऐसी पूंछ होती है, और वो पूंछ जो होती है, ध्यान से सुनना, शुक्राणु की जो पूंछ होती है ना, पूंछ, वो बिल्कुल क्या होती है? कशाभिका के जैसी होती है। तो भैया हमने क्या बोला? जंतुओं में भी मिलते हैं पक्षमाभ कशाभिका, पादपों में भी मिलते हैं क्या? पक्षमाभ कशाभिका। सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, याद रहेगा। और एक और चीज, क्या मैंने आपको प्रोटिस्टा जगत कभी बोला? प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, जिसमें आधे जीवों को रखा जाता है, ठीक है। जैसे दो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक मैंने आपको एनिमेशन से दिखाया, कौन? पैरा मीशियम, सोचिए पैरामीशियम में क्या मिल रहा था? अभी अभी मैंने आपको दिखाया, ये पैरामीशियम है मेरे भाई, याद रखना। कौन है ये? पैरामीशियम। इसमें क्या मिल रहा है बेटा? पक्षमाभ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों? पक्षमाभ मिल रहे हैं। बोला नहीं है, पक्षमाभ किस में मिल रहे हैं? पैरामीशियम में मिल रहे हैं। वही अगर मैं आपसे बोलूं युगलीना, कौन? युगलीना, नाम जरूर सुना होगा। इसमें मिलती है कशाभिका। और भैया ये दोनों जो हैं, ये दोनों जीव जो हैं, युगलीना और पैरामीशियम, किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, भूल मत जाना, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई। तो पादपों में भी मिलते हैं कौन? कशाभिका। आप बोलेंगे सर पादपों में पक्षमाभ नहीं होते हैं क्या? होते हैं बेटा, पादपों में भी पक्षमाभ होते हैं। मैंने आपको कशाभिका का उदाहरण बता दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास हरीशैवाल है जो, जिसमें कशाभिका मिलते हैं, ठीक है। जंतुओं में भी मिलते हैं पक्षमाभ कशाभिका, और प्रोटिस्टा जगत में भी मिलते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमने क्या देखा? सोचिए, पढ़ने से पहले हमेशा ये सोचिए कि पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं साहब पक्षमाभ कशाभिका। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये मिलते कहाँ हैं, ये कौन है, कैसे हैं, वो नहीं देखा हमने। सबसे पहला बिंदु ये देखा कि ये मिलते किस में है ना। तो हमने बात करी, सर ये हमारे पादप जगत में भी है, सर ये हमारे जंतु जगत में भी है, सर ये हमारे प्रोटिस्टा जगत में भी है। कौन? पक्षमाभ और कशाभिका, यानी सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। सिंपल सा था, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब दूसरा बिंदु, सर ये करते क्या है ये दोनों? सर इनका कार्य क्या है? सीधी सी बात है, क्या करेंगे? दिमाग लगाओ। सर ये गति
करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गति कराते हैं, लोकोमोशन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में नहीं आई? सोचिए, क्या आपने शुक्राणु कभी नाम नहीं सुना? सुना है ना, शुक्राणु नर के अंदर होता है ना, नर अपने शुक्राणुओं को मादा शरीर में स्थानांतरित करता है, फिर वो शुक्राणु तैरते हुए स्विम करते हुए, तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए अंडाणु के पास पहुंचते हैं। यानी शुक्राणु के अंदर क्षमता है तैरने की। अब वो कैसे तैरेगा? उसके पास कुछ संरचनाएं होंगी तैरने के लिए, जो उसको आगे बढ़ाएंगी, जो उसको गति देंगी। कौन? कशाभिका। समझ में आया? तो कुल मिलाकर कहने वाली जो बात थी, ये दोनों संरचनाएं क्या देती हैं? सर, ये गति देती हैं। ठीक है, तो चलो इतना तो समझ में आ गया। सर, ये गति देती है, सर ये इनमें मिल रही हैं। अब सर आप मेरे से पूछेंगे, सर दोनों में अंतर क्या है? सर, पक्षमाभ और कशाभिका में डिफरेंस क्या है? आइए बात करते हैं दोनों के बीच के अंतर की। देखिए, सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं बेटा जी, क्या? पक्षमाभ, और इधर लिख देता हूं कशाभिका। बहुत सिंपल सा अंतर है, बहुत सिंपल सा। जरा देखकर मुझे बताएं, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। यहां पर ये धागे से दिख रहे हैं रोम, मतलब जैसे हमारे सिर में बाल है ना, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब रोम के जैसे, धागों के जैसे संरचनाएं दिख रही हैं। बहुत सारी हैं कि एक दो हैं कि तीन चार हैं? बहुत सारी हैं। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, बहुत सारे लंबे से तंतु हैं क्या? नहीं, एक से लेकर चार। तो कहीं ना कहीं इतना तो समझ में आ गया दोनों में अंतर में क्या? इस संख्या जो है, संख्या किनकी ज्यादा होगी? जरा सोच समझकर मुझे बताएं। पक्षमाभ की कि कशाभिका की? नाम से पता लग रहा है पक्षमाभ जो अभी हमने देखे थे, क्या है? इनकी संख्या कशाभिका से ज्यादा है। अब कितनी है ये भी देख लीजिए। इनकी संख्या एक कोशिका में लगभग 300 से लेकर 1400 प्रति कोशिका, यानी 300 प्रति कोशिका से लेकर 1400 प्रति कोशिका तक होती है इनकी संख्या। क्या इतनी सी लाइन समझ में आई है? यानी एक कोशिका, अभी तक मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो है, अभी तक खोज जो हुई है, उनमें ये हमें पता लग गया कि कोशिका में मिनिमम कितने हैं? 300। मैक्सिमम कितने मिल चुके हैं अब तक? 1400 पक्षमाभ मिल चुके हैं, याद रखना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। वहीं अगर कशाभिका की हम बात करें तो इनकी संख्या अगर देखते हैं तो इनकी संख्या इनसे तो बहुत कम है। कितनी है बेटा जी? 1 से 4 प्रति कोशिका। सोचिए कितना भयंकर अंतर है संख्या का। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या बहुत कम है, 1 से 4। लेकिन कौन लंबे हैं और कौन छोटे हैं? ये हैं आकार में छोटे। कैसे हैं बेटा जी? आकार में छोटे हैं। जबकि ये जो हैं, ये हमारा पहला बिंदु था, अब दूसरा बिंदु आकार में कैसे हैं? छोटे। और ये जो हैं, ये आकार में कैसे हैं? बड़े हैं। कितने बड़े हैं? ये कितने छोटे हैं? तो याद रखना, इनका आकार अगर देखते हैं तो लगभग 5 से 20, ध्यान से सुनना, कितना? 5 से 20 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई है। इनकी लंबाई जो है, कैसे हैं? ये छोटे हैं, 5 से 20 माइक्रोमीटर इनकी क्या है? लंबाई है। जबकि इनकी लंबाई अगर मैं देखूं, इनकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो बेटा जी ये लगभग 100 से 200 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। यानी कितने लंबे होते हैं? 100 से 200 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं ये। ठीक है, तो जरा खुद सोचिए, दिमाग लगाएं। जिनकी संख्या ज्यादा है उनका आकार छोटा होगा, जिनकी संख्या कम है उनका आकार लंबा है।
खत्म। सिंपल सा था, समझ में आ गया, ये अंतर समझ में आ गया। आप बोलेंगे बस इतना ही अंतर है, नहीं प्रभु, अभी एक और अंतर और है, और वो अंतर है दोनों के बीच के कार्य का। किसके बीच का? इन दोनों के बीच के कार्य का। यहीं लिखते हैं कार्य। दोनों के कार्य में डिफरेंस है थोड़ा सा, मामूली सा। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि ये दोनों गति प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। यही बोला ना कि ये दोनों गति प्रदान करते हैं। मैंने बोला हाँ इनका कार्य है, मैंने बोला हाँ, मना थोड़ा ना कर रहा हूं, लेकिन अभी देखना, ध्यान से देखना, ये केवल कोशिका को गति प्रदान करते हैं। यानी इनका केवल एक ही कार्य है, किसका? कशाभिका का, कि जिस कोशिका पर ये होंगे उस कोशिका को गति देंगे, बस खत्म, इसका एक ही कार्य। लेकिन इसके कार्य दो हैं। किसके? पक्षमाभ जो है इसके दो कार्य हैं। पहला, ये भी कोशिका को, जिस भी कोशिका पर मिलेंगे बेटा, ये भी कोशिका को गति प्रदान करते हैं। ये भी कोशिका को गति प्रदान करते हैं। मैंने बोला ठीक है। आप बोलेंगे सर दोनों में तो सेम कार्य लिख दिया, अंतर क्या है सर? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये मान लो एक कोशिका है और ये भी एक कोशिका है, ठीक है, समझना बेटा। या इसको मैं एक जीव मान लेता हूं, ये एक जीव है और ये भी एक जीव है, ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। इस जीव में, ध्यान से सुनिएगा, इस जीव में ये वाला भाग जो था ये मुख था। इस जीव में ये वाला भाग क्या है? ये मुख है, ठीक है। और मान लो ये हैं बच्चों दो कशाभिका। क्या है ये? कशाभिका। और ये इसके शरीर पर छोटे छोटे पक्षमाभ। कंफ्यूजन समझ में आया? वापस से सुनना बेटा जी, ये भी एक जीव है, ये भी एक जीव है। इस जीव में पक्षमाभ दिखाए हैं, इस जीव में कशाभिका दिखाई है, ठीक है, समझ में आ गया? ये कौन है? पक्षमाभ। चलो जी, अब आगे ध्यान से देखना। देखिए, कशाभिका केवल इस संरचना को, इस जीव को गति देंगे, बस, और कुछ नहीं। पक्षमाभ भी ये करेंगे, इस जीव को गति तो देंगे ही देंगे, लेकिन और क्या कर रहे हैं देखिएगा। मान लो ये है भोजनीय पदार्थ, मान लो ये एक भोजनीय पदार्थ है, ठीक है, और ये भोजनीय पदार्थ आया संपर्क में इस जीव के। कौन आ गया? ये भोजन था। कौन है ये? भोजनीय पदार्थ है, ये संपर्क में आया किसके? इस जीव के। मान लो ये पैरामीशियम है, ठीक है। अब इस भोजनीय पदार्थ को कहाँ लाना है? मुख तक लाना है कि नहीं लाना? लाना है ना। तो अब ये पक्षमाभ क्या करेंगे? ये धीरे धीरे इसको सरकाएंगे और सरकाएंगे और सरकाएंगे, और सरकाते सरकाते लेकर आ जाएंगे कहां तक? मुख तक। अब आप मुझे बताएं, इन पक्षमाभ ने क्या दो कार्य किए हैं या नहीं किए हैं? सोचना। क्या ये इस पैरामीशियम को या इस जीव को गति देंगे?
हाँ जी देंगे। इसको चलाएंगे, हाँ जी चलाएंगे। साथ साथ ध्यान से सुनना, साथ साथ दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया कि इन पक्षमाभ के आसपास कोई पदार्थ आता है, क्या बोला, इन पक्षमाभ के आसपास अगर कोई पदार्थ आता है जैसे भोजन, तो ये उस पदार्थ की भी क्या करते हैं, गति करवाते हैं, जो कशाभिका नहीं करते हैं। कशाभिका के पास कोई पदार्थ आएगा, ये उसकी गति नहीं कराएंगे। हाँ, पक्षमाभ के आसपास अगर कोई पदार्थ आएगा, ये उसकी गति कराएंगे। अब जैसे एक उदाहरण ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ये चीज समझ में आगे लिख दूं। यहां पर दूसरा कार्य, यहां पर लिख देता हूं पक्षमाभ का दूसरा कार्य, कार्य 2। ये कार्य 1 था, कार्य 2 ऊपर लिख रहा हूं, याद रखना है आपने। ये ध्यान से सुनना, कौन बेटा, पक्षमाभ, ये अपने आसपास मिलने वाले पदार्थ की भी गति कराते हैं। तीसरी बात समझ में आ गई क्या, कि इनके आसपास अगर कोई पदार्थ मिलेगा तो ये उसकी भी गति करा देंगे, जैसे भोजन की गति। सिंपल। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं। अब थोड़ा सा पीछे चलता हूं मैं। क्या मैंने आपको अभी अभी बताया, हमारा जो श्वसन मार्ग होता है, हमारे अंदर श्वसन मार्ग होता है, उसके अंदर पक्षमाभ मिलते हैं, बताया ना। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, दिमाग लगाओ, आपके अंदर हवा जा रही है, अब मान लो हवा में अगर धूल के कण है, डस्ट है। आज एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, इसको इस तरीके से समझना। देखो, देखिए, मान लो ये मैं हूं, ऐसे खड़ा हूं, ऐसे, ठीक है, ये मेरी नाक है, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, इस यहां से क्या आ रही है, वायु आ रही है, नाक के अंदर जा रही है, ये नासा छिद्र है, क्या है ये, नासा छिद्र से क्या जा रही है, वायु, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये वायु नीचे जाते 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 किस में जाएगी भैया, हमारे फेफड़ों में जानी है। क्या हम अपने फेफड़ों में धूल कण भेजेंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं सर कैसी बात कर रहे, धूल वूल थोड़ा ना भेजेंगे अंदर, है ना। अब मान लो ये जो वायु अंदर जा रही है, इस वायु में धूल के कण हैं, ये जो वायु जो जा रही है इसमें धूल के कण हैं, इसमें मिट्टी है, इसमें डस्ट है, ठीक है। अब ये तो अंदर जाएगी, अब हमें सांस लेनी है तो ऐसे तो लेंगे नहीं, नाक बंद करके, नाक तो हमारी खुली हुई है, और हमेशा मास्क भी नहीं लगा सकते, कभी तो खोलना पड़ेगा। मान लो धूल के कण अंदर चले गए, अब क्या करो, ये तो नुकसान पहुंचा देंगे हमारे फेफड़ों को अंदर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन धूल के कणों को अंदर जाने से रोकना पड़ेगा ना। तो बेटा जी हमारी जो नाक होती है ना, उस नाक के अंदर पक्षमाभ होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, पक्षमाभ होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अंदर जा रही थी ना कौन वायु, उसमें जो धूल के कण जो होते हैं उनको यहीं पर ही रोक लेते हैं। रोक लिया, किसको रोक लिया, जरा सोचिए, जो धूल के कण है उनको यहाँ रोक लिया और केवल वायु को अंदर जाने दिया। चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे सर ये जो धूल के कण है इनका क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना, इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि कहीं ना कहीं हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं, नाक के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिनको हमने क्या बोला, पक्षमाभ बोला, ठीक है, जिन्होंने धूल के कणों को रोक लिया। अब आगे क्या होएगा, अब ध्यान से सुनना, हमारी इसी नाक में, नाक की भित्ति में, अंदर नाक की भित्ति में कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम बोलते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा ग्रंथि। ये श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है यहां पर निकालती हैं श्लेष्मा। क्या निकाल देती है, श्लेष्मा। अब आप बोलेंगे सर श्लेष्मा क्या होता है, आप मुझे बताएं। आपने वर्ड सुना ना, तरल, लिक्विड,
सुना ना, थोड़ा सा गाढ़ा तरल मान लो, थोड़ा सा गाढ़ा तरल। जैसे हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा था तो हमने बात करी थी ना, कोशिका झिल्ली एक गाढ़ा तरल है, अर्ध तरल है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, क्या निकाला बेटा इन श्लेष्मा ग्रंथियों ने, यहां पर क्या निकाल दी, ये श्लेष्मा निकाली है। अब ये जो श्लेष्मा जो निकलती रहती है हमारे नाक के अंदर, ये श्लेष्मा जो है, ये जो श्लेष्मा निकली है, ठीक है, अब इस श्लेष्मा में ये धूल के कण जो हैं इकट्ठे होते जाएंगे, ये इसके अंदर मिक्स होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि श्लेष्मा क्या है, तरल है, और उस तरल को जब वो तरल अंदर निकलेगा तो वो तरल किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको अवशोषित कर लेगा, जो यहां पर ठोस कण होंगे उसके अंदर घुल जाएंगे इस तरल के अंदर। ठीक है, अब ये जो श्लेष्मा जो है जिसके अंदर धूल के कण इकट्ठे हो गए हैं, अब ये श्लेष्मा धीरे धीरे सूखेगी, हवा जाएगी, ये धीरे धीरे सूखेगी, और सूखते 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 ये पक्षमाभ इसको आगे की तरफ लाएंगे और आगे ले आएंगे। अब जरा सोचिए, ये जब आगे आती जाएगी, यहां पर श्लेष्मा आगे आ जाएगी, बिल्कुल आगे आ जाएगी हमारे नाक में, जिसमें धूल के कण हैं। अब सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन हम सब करते हैं, और ये बिल्कुल मतलब प्राकृतिक चीज है, इसमें शर्माने की, हंसने की कोई बात ही नहीं रही। हम अपने नाक में उंगली डालते हैं और इस तरीके से घुमाते हैं, कुछ श्लेष्मीय पदार्थ कुछ होता है जिसको हम निकाल देते। कई बार हंसी आएगी, लेकिन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली सोचिए। जब हम निकालते तो कई बार वो पदार्थ सूखा हुआ होता है, कई बार गीला गीला सा होता है, तो कहने वाली बात जो है, ये क्या था, ये वो श्लेष्मा थी जिसके अंदर मिक्स्ड हो गए हैं, जिसके अंदर घुल गए थे, जिसके अंदर इकट्ठे हो गए, जिसके अंदर क्या, ये डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण जो अंदर जाने से रोके हैं। अब जरा सोचिए पूरी कहानी को प्रैक्टिकली एज्यूम करिए। हम करते नहीं करते हैं, करते हैं ना। कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं किया हो आज तक, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, हर किसी ने जीवन में कभी ना कभी नाक में उंगली डाल के उस पदार्थ को निकाला होगा। वो क्या होता है, श्लेष्मा होता है जिसमें धूल के कण होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसको धारण कर रखे थे, धूल के कण को। धूल के कण को किसने रोका था बेटा, इन पक्षमाभी संरचनाओं ने, जो हमारे श्वसन मार्ग में थी। बताएं, कहानी समझ में आ गई है। अब क्या होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पक्षमाभ होते हैं ना, ये हमारे और नीचे तक होते हैं, याद रखना। हमारी जो, ध्यान से सुनना, हमारी जो श्वसन पथ होता है ना, उसमें नीचे तक होते हैं। ठीक है, अब समझना क्या, वो लोग जो धूम्रपान करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट का धुआं जो होता है, ध्यान से सुनना, सिगरेट का जो धुआं होता है ना, वो धुआं जब अंदर जाता है तो वो अंदर जाकर इन पक्षमाभी संरचनाओं को खत्म कर देता है। क्या बोला, वापस से सुनना, सिगरेट का धुआं जब अंदर जाता है ना, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मुख से जाएगा, जब वो अंदर जाएगा हमारे श्वसन पथ में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे श्वसन पथ में जो पक्षमाभ होते हैं उनको, ये नहीं बोलूंगा जला देता है, उनको धीरे धीरे उनकी वृद्धि को रोक देता है, उनको खत्म कर देता है वो धुआं। ठीक है, अब पक्षमाभ अगर हमारे श्वसन पथ में अगर हो गए कम या खत्म या नष्ट होते जा रहे हैं, तो जरा सोचिए क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि हम क्या उन डस्ट पार्टिकल को, धूल के कणों को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, वो और जाएंगे अंदर और फेफड़ों को जाकर संक्रमित करेंगे। आया समझ में? तो ये चीज बताने लायक थी, मैंने आपको बताई है, याद रखिएगा। आइए, तो ये बेटा जी मेरे ख्याल से आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। क्या कि दोनों में समानता क्या है भैया? दोनों में समानता ये थे कि दोनों गति करा रहे हैं। चल, बहुत अच्छी बात है। ये कशाभिका भी इस जीव की गति करा रहा है, ये पक्षमाभ भी इस जीव की गति करा रहा है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। चलो जी, लेकिन कशाभिका अपने आसपास अगर कोई पदार्थ आता है तो उसको गति नहीं देगा, लेकिन पक्षमाभ के आसपास अगर कोई पदार्थ आता है तो उसको भी वो क्या करता है? गति प्रदान करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। और दोनों में और क्या अंतर था? सब लंबे होते हैं, कौन? कशाभिका। सब छोटे होते हैं, कौन? पक्षमाभ। सब इनकी संख्या कम होती है तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये था सिंपल सा अंतर।
ठीक है, समानता भी मैंने आपको बता दी। अब आप फाइनली पूछेंगे सर ये दोनों को हम साथ साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था क्या, दोनों की जब हम संरचना देखते हैं, दोनों की जब हम क्या देखते हैं, संरचना, स्ट्रक्चर, तो कैसी होती है, समान होती है, सेम होती है। ठीक है, इसको यूं समझो, देखो आप मुझे बताओ, एक मैं हूं, एक लंबा व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं बौना, एक लंबा व्यक्ति है और एक बौना व्यक्ति है, एक कशाभिका है और एक पक्षमाप है। मेरी भी दो आंखें, मेरा भी एक हृदय, मेरे भी फेफड़े दो हैं, मेरे भी दो कान हैं, मेरी भी दो आंखें हो गई हैं, मतलब कुल मिलाकर जैसी मेरी संरचना है, जो मेरे अंदर चीजें मिल रही हैं वही तो बौने के अंदर भी तो मिल रहे हैं, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ सेम ही तो है ना। यानी आंतरिक संरचना उसकी भी और आंतरिक संरचना मेरी भी क्या है, डिट्टो सेम है। बस अंतर कितना सा, लंबाई का, मैं लंबा हूं वो छोटा है, बस और कुछ भी तो नहीं है। यानी इन दोनों की संरचना जो है, आंतरिक संरचना डिट्टो, हूबहू, सेम टू सेम है। फर्क किस चीज का था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, लंबाई का और संख्या का और सिर्फ एक कार्य का। ठीक है, चलें आए देखें किसकी संरचना, दोनों की संरचना देखते हैं। आइएगा ध्यान से देखना, देखने वाले हैं क्या बेटा जी हम, संरचना किसकी, दोनों बोल दीजिए, चाहे कशाभिका बोल दीजिए चाहे पक्षमाप बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज है, संरचना देखने वाले हैं, ऐसी होती है। ये है संरचना किसकी, पक्षमाप या कशाभिका। ठीक है, अब इसका ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये संरचना जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चले आइए, ये सामने दिख रही है, ये मैं आपको वापस से दिखाऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा, मैंने आपको दिखा दी है, फिर मैं वापस से दिखाऊंगा ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये है पक्षमाप या बोल दीजिए कशाभिका। अब इतने से भाग को जब हम काटेंगे तो ऐसा दिखाया, अगर अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, चलो एक और देखो डायग्राम, जरा देखिए, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रही है संरचना, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, चलो कोई बात नहीं, एक और देख लो भैया, हमारी एनसीईआरटी में ये दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन इमेज दिखाई है, तीन संरचनाएं दिखाई हैं, एक वो जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, एक वो जो मैं लेकर आया हूं थोड़ा सा कलरफुल, और एक वो जो थोड़ा सा डिटेल में है। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में, संरचना के बारे में। आइए ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु जो आपने दोनों की संरचना में ध्यान से सुनना है वो ये, संरचनात्मक रूप से दोनों दो भाग से बने हुए हैं। क्या बोला हमने, ये दोनों दो भागों से बने हुए हैं। एक वो भाग जो कोशिका के बाहर है, ध्यान से सुनना, एक वो भाग जो कोशिका के बाहर है। जैसे ध्यान से देखिए, ये मान लो एक कोशिका है, कौन है बेटा, ये एक कोशिका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा जो मैं बताने वाला हूं, ये है बेटा, मान लेते हैं कोशिका झिल्ली, ये है कौन, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति तो होएगी नहीं, जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो होएगी नहीं, तो सीधी सी बात है ये कौन है, मान लेते कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अब इस कोशिका झिल्ली में ध्यान से देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने एक संरचना बनाई है, इस संरचना को ध्यान से सुनना, इस संरचना को बोला मैंने आधारीय काय। क्या नाम दिया है, आधारीय काय। ये जो संरचना है जो
कोशिका झिल्ली के अंदर मिल रही है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मिल रही है, इसका नाम है आधारीय काय। अब इस आधारीय काय का बेटा एक और नाम भी है। इस आधारीय काय का एक और नाम भी है, ध्यान से सुनना, ब्लीफेरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। आई होप इतनी सी बात मैं देखिए आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब ये पढ़ते हैं तो मेरे को पता है कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से तसल्ली से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाल रंग की जो मैंने संरचना दिखाई है, इसका नाम है आधारीय काय या ब्लीफेरोप्लास्ट, इंग्लिश में बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, सिंपल। अब देखना क्या होने वाला है। ये आधारीय काय से, ये जो आधारीय काय है, इस आधारीय काय से एक संरचना बाहर निकल रही है। और लगा किससे बेटा? ये जो आधारीय काय है, इस आधारीय काय से एक संरचना आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, किससे निकली है? आधारीय काय से संरचना बाहर निकली है। ठीक है, अब गौर से देखना जो मैं अगली चीज बनाने वाला हूं, गौर से देखिएगा। चुप। कितने वाली मेहंदी है? कितने वाली? बता कितने वाली? 10 वाली में आता है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आधारीय काय और इस आधारीय काय से निकली है एक संरचना जो बाहर निकल गई है कोशिका के। किससे बाहर निकल गई है बेटा जी? कोशिका से बाहर निकल गई है। छोटा शैतानी। अब है ये परफेक्ट डायग्राम। जब तक हम चीज को ढंग से समझेंगे नहीं तो समझ में, नीचे की तरफ कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आधारीय काय और इस आधारीय काय से निकली है एक संरचना जो बाहर निकल गई है कोशिका के। किससे बाहर निकल गई है बेटा जी? कोशिका से बाहर निकल गई है। अब है ये परफेक्ट डायग्राम। जब तक हम चीज को ढंग से समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलेंगे सर हमें दो चीजें दिख रही, तीन चीजें दिख रही हैं। एक हमें दिख रही है कोशिका झिल्ली काले रंग की, ये जो आपने बनाई है, ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कौन दिख रही है? कोशिका झिल्ली। मैं बोलूंगा ठीक है जी। और क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर एक लाल रंग की संरचना दिख रही है जिसको आपने बोला है आधारीय काय। मैंने बोला ठीक है भैया। आधारीय काय से एक हरी सी संरचना निकली है, ये हरी सी। ये हरी सी जो संरचना है, इस हरी सी संरचना को बोला जाता है अक्ष सूत्र।
क्या बोलते हैं? अक्ष सूत्र। जो हरी सी संरचना जो इस आधारीय काय से निकली है उसको हमने बोला है अक्ष सूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोनीमी। ठीक है। और अक्ष सूत्र किससे कवर है? मेन चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, मैक्सिमम बच्चे समझते ही नहीं है। ये जो हरी हरी सी संरचना है अक्ष सूत्र, जो किससे निकली है? आधारीय काय से। क्या अक्ष सूत्र, गौर से सुनना मेरे शब्दों को, क्या अक्ष सूत्र एक झिल्ली से कवर्ड है या नहीं है? सोचो, क्या अक्ष सूत्र, हरी सी संरचना जो मैंने यहां पर दिखाई है, क्या ये झिल्ली से कवर्ड है या नहीं है, घिरी हुई है या नहीं है? हाँ। लेकिन जरा सोचिए, ये जो है आधारीय काय, क्या इसके ऊपर कोई झिल्ली मिल रही है? देखो, ये लाल रंग की संरचना के ऊपर कोई झिल्ली मिल रही है? नहीं। लेकिन इस आधारीय काय से जो हरी सी संरचना निकली है जिसका नाम है अक्ष सूत्र, क्या उसके ऊपर झिल्ली मिल रही है? आप बोलेंगे हाँ सर मिल रही है। बेटा, अक्ष सूत्र जिस पर क्या मिल रहा है? झिल्ली का आवरण, झिल्ली आवरण। ठीक है। ये दोनों मिलकर, ध्यान से सुनना, कौन कौन बेटा जी ध्यान से सुनिएगा वापस से। अक्ष सूत्र हरी सी संरचना जिस पर क्या मिल रही है? झिल्ली का आवरण। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं तंतु। और इन्हीं तंतुओं को, ध्यान से सुनना, इन्हीं तंतुओं को हम बोलते हैं क्या? कशाभिका या पक्षमाभ। अब आप मुझे बताएं, है ना, हो गए ना कंफ्यूज? अब जरा सुनिएगा क्या बोला। पक्षमाभ और कशाभिका की जब हम संरचना देख रहे थे, हम डिस्कवर कर रहे थे, हम उनका अध्ययन कर रहे थे, तो हमने देखा एक कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनना, एक कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कौन बेटा? ये जो प्लाज्मा झिल्ली, इस प्लाज्मा झिल्ली के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल नीचे, प्लाज्मा झिल्ली के थोड़ा सा नीचे एक संरचना है जिसका नाम है आधारीय काय या ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी। ठीक है सर। जिस पर कोई आवरण नहीं है, यानी याद रखना ये झिल्ली हीन होता है। कैसा होता है? झिल्लीहीन होता है। और यही आधारीय काय उत्पन्न कर रहा है एक और संरचना जो हरे रंग की मैंने आपको दिखाई है, जो कोशिका से बाहर जा रही है, जिसका नाम है क्या? अक्ष सूत्र। जो किससे घिरी हुई है? जरा सोचिए, यही आपको प्लाज्मा झिल्ली, जरा देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है आपको बाहर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही। यही प्लाज्मा झिल्ली बाहर इस अक्ष सूत्र के ऊपर आवरण नहीं बना रही है, बना रही है ना? तो अक्ष सूत्र किससे घिरा हुआ है? झिल्ली के आवरण से। दोनों मिलाकर, ये पूरी संरचना को मिलाकर हमने बोला है तंतु, और यही तंतु मेरे भाई क्या है? कशाभिका या पक्षमाभ है। अब ये बड़ा होगा तो कशाभिका, छोटे होंगे तो पक्षमाभ। खत्म। बताए, इतनी सी बात समझ में आ गई है? चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, गौर से सुनिएगा और आंसर सोच समझ कर दीजिएगा। जो मैं प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं ध्यान से सुनना। क्या कशाभिका या पक्षमाभ झिल्ली युक्त है कि झिल्लीहीन है? सोच समझकर आंसर देना। कशाभिका या पक्षमाभ झिल्ली युक्त है कि झिल्लीहीन है? आप सीधा आंसर देंगे सर कशाभिका या पक्षमाभ एक तंतु है, एक धागे के समान संरचनाएं हैं और उन पर आवरण मिल रहा है। लेकिन किंतु परंतु ये कशाभिका और पक्षमाभ जहां से निकले हैं, जिधर से उत्पन्न हुए हैं, उस संरचना का नाम क्या था? आधारीय काय या ब्लीफेरोप्लास्ट। वो झिल्लीहीन है। कैसी है? झिल्लीहीन है। ठीक है। अब जरा सोचिए, हम क्या पढ़ने वाले होंगे? हम कौन सी संरचना पढ़ने वाले हैं? क्या हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम ये पढ़ने वाले हैं? बेटा, हम पढ़ रहे हैं कशाभिका और पक्षमाभ, तो हम पढ़ेंगे ये। आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये क्यों नहीं पढ़ेंगे? किस लिए नहीं पढ़ेंगे? क्या कारण है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या? ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एक कोशिका अंग, कान खोलकर सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में जो हम कोशिका अंगक पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है, यही पढ़ने वाले हैं क्या? अगर आपने नाम सुना हो
तारक केंद्र सुना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, एक कोशिका में दो तारक केंद्र होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, ये एक तारक केंद्र और ये दूसरा तारक केंद्र, ये एक ये दूसरा, क्या दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर मिल रहे? सोचो, क्या ये एक तारक केंद्र, ये भी एक तारक केंद्र, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर मिल रहे? दो तारक केंद्र मिलकर, कितने बेटा, दो तारक केंद्र मिलकर कहलाते हैं तारककाय। क्या कहलाते हैं? तारककाय, सेंट्रोसोम। तो अब आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना, हम अगली कक्षा में ये पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तारककाय पढ़ेंगे। तारककाय किससे बना हुआ है? सर, दो तारक केंद्र मिलकर क्या बना रहे हैं? तारककाय बना रहे हैं। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, नींद तो नहीं आ रही ना, पक्का ना, समझ में आ रहा है ना? जल्दी से मुझे बताएं, क्या बोला मैंने? दो तारक केंद्र मिलकर बना रहे हैं क्या? तारककाय। और भैया ये जो तारककाय या ये तारककाय जो दो तारक केंद्र से बना हुआ है, ये है क्या? बेटा जी, ये वास्तव में यही है। कौन है ये है। कौन? आधारीय काय या ब्लिफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी, यही तो कौन है मेरे भाई? यही आपका तारक केंद्र है। अब जरा सोचिए, अगर आपसे नीट में प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या सुनना, नीट में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पक्षमाभ और कशाभिका का निर्माण किससे होता है, बताएं क्या आंसर देंगे? चार ऑप्शन होंगे, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा, मैं आपसे सीधा आंसर पूछ रहा हूं। बताएं, ये पक्षमाभ या कशाभिका का उत्पत्ति, उसका निर्माण, उसका ओरिजिन, उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? आप बोलेंगे सर एक संरचना से जो झिल्लीहीन है, जिसका नाम आधारीय काय है या ब्लिफेरोप्लास्ट है। अरे मेरे भाई, यही ब्लिफेरोप्लास्ट, यही आधारीय काय, यही कौन है? तारक केंद्र है। अब जरा सोचिए, मैं आपको अगर अभी यही पढ़ा दूं तो इट मीन्स मैंने ये पढ़ा दिया, या अगली कक्षा में जब हम ये पढ़ेंगे इट मीन्स हमने ये पढ़ लिया। एक ही तो चीज है, एक ही चीज है। समझ में आया? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये वाला भाग पढ़ने वाले हैं जो बाहर है, जिसको हमने बोला है पक्षमाभ या कशाभिका, जो एक तंतु के रूप में निकले हैं। ठीक है, चलें आगे। अब जरा कान खोलकर सुनिएगा, प्रश्न वापस से मैं आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, प्रश्न मैं आपसे वापस से पूछने वाला हूं। पक्षमाभ और कशाभिका झिल्ली युक्त के झिल्लीहीन, जल्दी से आंसर सोचो। पक्षमाभ और कशाभिका झिल्ली युक्त के झिल्लीहीन, आप बोलेंगे सर झिल्ली युक्त, लेकिन उत्पत्ति किससे हुई है? आधारीय काय, जो क्या है? एक प्रकार के तारक केंद्र। अब आप मुझे बताएं, क्या मैंने आपको जब कोशिका अंगक पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब हमने प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पढ़ रहे थे, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कौन से कोशिका अंगक हैं जो दोहरे आवरण से घिरे हुए हैं, कौन से एकल आवरण से घिरे हुए हैं, और कौन से थे जिनमें आवरण नहीं था? याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्या ये नाम लिया था मैंने? नहीं लिया था? लिया था। नहीं लिया था? लिया था मेरे भाई, लिया था। ये आवरणहीन है, झिल्लीहीन है। क्लियर है? चलें आगे। फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं ये संरचना, और यही चीज बताने के लिए ये वाला डायग्राम था मेरे भाई। देखो जरा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेसल बॉडी लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? बेसल बॉडी, ये लाल रंग की दिख रही है, ठीक है। किसके नीचे है? कोशिका झिल्ली के नीचे है। ये कौन है? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ब्राउन रंग की है, ब्राउन रंग की दिख रही है। इसके नीचे है ना कौन? बेसल बॉडी। इसी बेसल बॉडी से क्या निकली है? एक्सोनीमी। कुछ है ये एक्सोनीमी। एक्सोनीमी क्या था? अक्षसूत्र, जिस पर क्या मिल रहा है? आवरण। और वो आवरण किसने बनाया है मेरे भाई? यही प्लाज्मा झिल्ली। देखो यही प्लाज्मा झिल्ली बाहर आ गई है, और ये जो एक्सोनीमी जो है, इसके ऊपर क्या बनाया है? आवरण बना दिया है। ये थी सिंपल सी चीज। क्लियर है? चलें आगे। तो अंदर वाला जो माल मसाला है उसको हमने बोला अक्षसूत्र, और इसके बाहर जो मिल रही है वो थी प्लाज्मा झिल्ली, जो बाहर आ गई है और आवरण बना लिया। आई होप अब जाकर आपको समझ में आ गई होगी संरचना। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अंदर ये क्या है, ये कैसी संरचना है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। चल,
तो अब हम देखने वाले हैं इस तंतु की संरचना। आइएगा फटाफट देखते हैं बेटा जी, ये तंतु की संरचना जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर या यहाँ पर जो तंतु की संरचना दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले मुझे बताएं, एक तंतु को जब मैं काटूंगा आपकी तरफ रखूंगा तो सबसे बाहर क्या दिखाई देगी? सोचिए, सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देगी? आप सीधा बोलेंगे सर झिल्ली दिखाई देगी। देख लो यहाँ पर, क्या यहाँ पर जीव द्रव्य झिल्ली नहीं लिखा हुआ? जीव द्रव्य झिल्ली क्या थी? कोशिका झिल्ली मेरे भाई। कौन? कोशिका झिल्ली को ही हमने जीव द्रव्य झिल्ली नहीं बोला था। कितनी बार तो पढ़ लिया हमने ये वाली चीज, कितनी बार पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये यहाँ पर ये देखिए, ये जीव द्रव्य झिल्ली इस अक्ष सूत्र के बाहर एक आवरण बना रही है ना। अब बेटा जरा सोचिए, इतने से भाग को जब मैं काटूंगा, ये नली है, इसको जब मैंने काटा और काटने के बाद आपके सामने रखा तो कुछ ऐसी नहीं दिखाई देगी, इस तरीके से नहीं दिखाई देगी। दिखाई देगी ना, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन है? कोशिका झिल्ली है, यानी सबसे बाहर कोशिका, या सबसे बाहर, या यूं बोलूंगा, ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु मैं ये लिखूंगा, ये झिल्ली युक्त होते हैं। बस इतनी सी बात, ये झिल्ली युक्त होते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया ना। अब मुझे बताएं, आज जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते समय मैंने आपको दो चीजें बताई थी। वापस से मैंने बोला था कोशिका कंकाल दो चीजों से बना होता, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु बना होता। सूक्ष्म तंतु को अभी के लिए गोली मारो। आप मुझे बताएं, सूक्ष्म नलिका याद आ रही है? क्या थी सूक्ष्म नलिका? याद करिए, कुछ नलिकाओं के जैसी संरचना थी, ठीक ही नहीं थी? कुछ नलिकाओं के जैसी संरचना थी, दिख रही है? नलिका के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं आपको कि नहीं दिख रही हैं? दिख रही है ना मेरे भाई, दिख रही है ना मेरे भाई? ये नलिकाओं के जैसी संरचना नहीं दिख रही? दिख रही है ना। तो बेटा जी, ये जो सूक्ष्म नलिका थी, ये सूक्ष्म नलिका किससे बनी हुई थी? आप मुझे बताएं, सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी हुई थी? याद करिए, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई थी ना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये, ध्यान से सुनना। इस जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर जो अक्ष सूत्र है वो किससे बना हुआ है? तो ध्यान से सुनना, आपको ये एक इस तरीके से दिखाता हूं मैं आपको। ये इस डायग्राम में देखिए, आप देखिए, क्या जोड़े के रूप में, 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 पेयर में, एक जोड़ी के रूप में आपको सूक्ष्म नलिका दिख रही है। ये सूक्ष्म नलिका है मेरे भाई। कौन है ये? सूक्ष्म नलिका है। अब आप खुद सोचिए कितनी सूक्ष्म नलिकाएं आपको दिख रही हैं। याद करिए, सूक्ष्म नलिका को इंग्लिश में क्या बोला था हमने? क्या माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बोला था? नहीं बोला था, बोला था ना। आपको कितनी सूक्ष्म नलिकाओं का जोड़ा दिखाई दे रहा है? सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है ना? इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं? 9 जोड़ी के रूप में, 9 जोड़ी के रूप में क्या मिल रही हैं? सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं। इतनी सी बात समझ में आई है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये इस संरचना में इसके किनारे पर मिल रही है कि बीच में मिल रही है? आप बोलेंगे सर किनारे पर मिल रही। किनारे को हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो मैंने लिखा क्या, अक्ष सूत्र जो है, अक्ष सूत्र की परिधि पर 9, एक या द्विक। देखिए, एक वर्ड होता है एकल और एक होता है द्वि। द्वि का मतलब 2, एकल का मतलब 1। आप मुझे बताएं, 9 जो परिधि पर 9 सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं, अकेली अकेली मिल रही हैं कि जोड़ों के रूप में 2 मिल रही हैं? आप बोलेंगे सर 2 मिल रही हैं। तो क्या बोलूंगा? 9 परिधि पर 9 द्विक, परिधि पर 9 द्विक सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं। मैंने कहा चलो जी, बहुत अच्छी बात है।
क्या मिल रही है? 9 तो द्विक सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आइए और देखते हैं और क्या मिल रहा है। ठीक है, अभी एक एक चीज बताऊंगा। अब आ जाते हैं यहां पर थोड़ा सा, ये पूरा एक आवरण है बेटा जी, याद रखना ये पूरा एक आवरण है। ठीक है, ये पूरा एक ही आवरण है। अब आ जाते हैं यहां पर केंद्र में। ये तो परिधि की बात करें, अभी परिधि पूरा नहीं हुआ, अभी हमने सिंपल सी बात करी 9 परिधि पर द्विक। द्विक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डबलेट। देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। 9 डबलेट मिल रहे हैं। डबलेट मतलब 2 2 2 2 2 2 9 जोड़ीदार, 9 जोड़ीदार माइक्रोट्यूब्यूल मिल रही हैं, सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही है। ठीक है, अब जरा केंद्र में देखो, बीच में देखो, क्या डबलेट मिल रहे हैं? क्या ये इसके साथ एक और जोड़ी है? नहीं। क्या इसके साथ एक और जोड़ी है? नहीं। दोनों अकेली अकेली हैं, दोनों अकेली अकेली हैं, दोनों अकेली अकेली हैं, अकेली अकेली हैं। कौन बेटा जी? आपकी सूक्ष्म नलिकाएं। अब आप मुझे बताएं, अक्षसूत्र की परिधि पर 9 तो द्विक सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं, और केंद्र में, ध्यान से सुनना, और केंद्र में, और केंद्र में एकल सूक्ष्म, कितनी? केंद्र में 2 मिल रही है ना, 2 अकेली अकेली मिल रही है, 2 है ना टोटल, अकेली ये 2 एकल सूक्ष्म नलिका मिल रही है। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, 2 एकल बीच में और 9 द्विक परिधि पर जो मिल रही हैं, इसको अगर मुझे दर्शाना है एक सिंबल के रूप में, ठीक है, तो ये कैसी व्यवस्था कहलाएगी? क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि पक्षमाभ और कशाभिका में जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, सूक्ष्म नलिका जो है वो 9+2 में व्यवस्थित है? बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? सोच समझकर मुझे बताना। 9+2 में सूक्ष्म नलिकाएं व्यवस्थित है या नहीं है? 9 परिधि पर द्विक के रूप में और 2 बीच में एकल सूक्ष्म नलिका के रूप में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? तो आज के बाद कभी मत भूलना 9+2 ये क्या था। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। डनाडन डन, क्लियर है? चलिए अभी खत्म नहीं, अभी और भी चीजें आगे देखते हैं। आपने बोला सर ये समझ में आ गया, सर परिधि पर जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये समझ में आ गई, सर केंद्र में जो सूक्ष्म नलिकाएं ये शब्द समझ में आ गए, सर ये 3 शब्द समझ में आ गए। अब और क्या रह गया? अब आगे देखते हैं। बेटा क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये ग्रीन कलर की संरचना से आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ना हमारी बुक में नहीं दे रखा था, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय सेतु। क्या नाम देते हैं? केंद्रीय सेतु। अब आप बोलेंगे सर क्या है? बेटा कुछ नहीं, एक संरचना है जो 2 इन सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ रही है, जो भी प्रोटीन से बनी होती है। वो भी किससे बनी होती है? प्रोटीन से। कोई नहीं पूछने वाला कौन से प्रोटीन से, क्या कर रहा है, बस इतना सा, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? केंद्रीय सेतु, बस इतना सा। किसको जोड़ दिया बेटा हमने? इन दोनों सूक्ष्म नलिकाओं से। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जरा सोचना, केंद्र में जो सूक्ष्म नलिकाएं, क्या इनके ऊपर भी आवरण मिल रहा है? ये जो केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं, क्या इनके ऊपर आवरण मिल रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है, और इस आवरण को हमने बोला है केंद्रीय आच्छद। क्या नाम दिया है? केंद्रीय आच्छद। तो आपसे कोई पूछे केंद्रीय आच्छद क्या, आप सीधा बोलेंगे केंद्रीय आच्छद इस कशाभिका या पक्षमाभ के अंदर जो सेंटर में, जो केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं अकेली अकेली, उनके ऊपर जो आवरण है वो क्या कहला रहा है? केंद्रीय आच्छद। बस अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी चीज है कि केंद्रीय आच्छद क्या है? केंद्रीय आच्छद केंद्र में मिलने वाले सूक्ष्म नलिकाओं के ऊपर जो आवरण होता है वो केंद्रीय आच्छद है। लिखने की जरूरत है क्या? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ में आ गया? क्लियर है? तो केंद्रीय आच्छद समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इधर देखना, अब आप मुझे बताना, मैं आपको 2 संरचनाएं बच गई है, एक अंतराद्विक सेतु और एक रह गया अरीय डंडा। ठीक है, देखिए बेटा जी यहां पर इस डायग्राम में ले चलता हूं, जरा देखिएगा। ये है केंद्रीय आच्छद,
कौन है बच्चों? ये केंद्रीय आच्छद है। केंद्रीय आच्छद आवरण था ना, अंदर जो दो सेंटर में जो सूक्ष्म नलिका उनके ऊपर आवरण। मुझे बताएं क्या परिधि पर जो 9 जोड़ी के रूप में सूक्ष्म नलिकाएं हैं, क्या वो इस केंद्रीय आच्छद से जुड़ी हुई हैं? फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना। 9 परिधि पर जो जोड़ीदार सूक्ष्म नलिकाएं हैं, क्या वो इस केंद्रीय आच्छद से जुड़ी हुई हैं? देखिएगा कुछ पीली पीली संरचनाएं दिख रही हैं, ये दिख रही हैं। इन्हें बोला जाता है बेटा जी, याद रखना, अरीय डंडा। क्या नाम देते हैं? अरीय डंडा। तो अरीय डंडा क्या कर रहा है? सोचो, ये अरीय डंडा क्या कर रहा है? इन सूक्ष्म नलिकाओं को जो परिधि पर है, इनको जोड़ेगा। किससे? जरा सोचिए, किससे जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? किससे जोड़ेगा? दिमाग लगाएं जल्दी से, किससे जोड़ेगा? जो केंद्रीय आच्छद है उससे जोड़ेगा। बताएं, सिंपल था। तो अरीय डंडे का क्या काम था? सोचो, अरीय डंडे का काम क्या था? परिधि पे जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनको केंद्र में जो सूक्ष्म नलिकाएं उसके ऊपर जो आवरण है केंद्रीय आच्छद, उससे जोड़ना। किसका? ये अरीय डंडे का। और इस डायग्राम से तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, पीली पीली संरचनाएं जो परिधि पे सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनको जोड़ रही है केंद्रीय आच्छद से। सिंपल। चले आगे, अब रुकिए, अब इधर देखिएगा। अब आपको चॉकलेट के जैसी कुछ संरचना दिख रही है यहाँ पर, चॉकलेट के जैसी ब्राउन ब्राउन। ये देखिए, ये देखिए, ये चॉकलेट के जैसी कुछ ब्राउन ब्राउन संरचना दिख रही है। देखना इस डायग्राम में कुछ बहुत बारीक संरचना है। इस डायग्राम में अगर आपको दिख रही है, देखिए ये हरे रंग की, अपने पास अगर बुक है तो बुक खोल लीजिएगा। ये हरे रंग की संरचना दिख रही है, ये हरे रंग की, ये हरे रंग की, ये हरा, ये हरा, ये हरा, ये हरा दिख रही है। इनको बोला है अंतर्द्विक सेतु। सेतु का मतलब क्या था? जरा सोचिए, जो दो चीजों को जोड़ रहा है। बेटा यहाँ पर सेतु था, केंद्रीय सेतु, जो किसको जोड़ रहा था? केंद्र में जो दो सूक्ष्म नलिकाएं हैं अकेली अकेली, उन दोनों को जोड़ रहा था। अब जरा सोचिए, परिधि पर ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा जो है, ये जोड़ा जो है, जोड़े को जोड़े से भी तो जोड़ना पड़ेगा। इस जोड़े को इससे, इसको इससे, इसको इससे जोड़ना पड़ेगा ना। तो इस जोड़े को इस जोड़े से जोड़ा है हमने, किससे? अंतर्द्विक सेतु। अब नाम में जरा सोचिए, सेतु आ रहा है। अंतर्द्विक का मतलब जो परिधि पर 9 क्या मिल रही है? 9 क्या मिल रही है? आपकी परिधि पर मिल रही है क्या? 9 जोड़ीदार द्विक मिल रही है, या 9 परिधि पर सूक्ष्म नलिकाओं की द्विक मिल रही है। इन द्विक के बीच में, इस द्विक के बीच में, इस द्विक के बीच में क्या आपको सेतु नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो इस द्विक को इस द्विक से, इसको इससे आपस में जोड़ने वाला अंतर्द्विक सेतु। केंद्र में जो दो अकेली अकेली है उनको आपस में जोड़ने वाला केंद्रीय सेतु। ये बस इतनी सी संरचना है। बताइए, बस इतनी सी संरचना, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बस एक आखिरी चीज है, वो मुझे बतानी है, जो हमारी एनसीईआरटी के इस डायग्राम में नहीं बताई है। जरा सोचिए, आपने टेनिस या चिड़ी बल्ला, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, बैडमिंटन, उसका रैकेट होता है, याद करिए। सूक्ष्म नलिका में भी कोई ऑक्सीसोम थे ना। टेनिस चिड़ी बल्ले में बल्ले के जैसे होते हैं, रैकेट के जैसे होते हैं, थे ना। यहाँ पर देखना कुछ रैकेट के जैसी संरचना दिख रही है, ये दिख रही है। अब इनका ना नाम यहाँ पर दे नहीं रखा है हमारे यहाँ पर इस डायग्राम में, लेकिन इस डायग्राम में भी दिखा तो रखी है। देखिए कुछ बैंगनी से रंग की दिख रही है, बैंगनी से रंग की दिख रही है। इस डायग्राम में अगर दिखा रखी हो तो नहीं जी, यहाँ पर हाँ दिखा रखी है, नाम दे रखा है। ये है डायनिन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा जी? डायनिन आर्म या डायनिन प्रोटीन। अब साहब ये क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो टेनिस के जैसी जो संरचना यहाँ पर दिखाई है, ये वास्तव में टेनिस के जैसी नहीं होती है। ऑक्सीसोम टेनिस के जैसे थे, ये टेनिस के जैसे नहीं होते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है ये टेनिस के जैसे, नहीं, ये टेनिस के जैसे नहीं होते। आपसे कोई नहीं पूछेगा टेनिस के जैसे होते हैं क्या, नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन याद रखना, ये जो संरचना है ये है डायनिन प्रोटीन। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है डायनिन प्रोटीन? मैं आपको बस एक लाइन में बताऊंगा। क्या? ये मैं अपना हाथ ऐसे कर रहा हूं, ऐसे करा,
ऐसे करा, ये कौन करवा रहा है? आप बोलेंगे सर मस्तिष्क करा रहा है। कैसे करा रहा है? मस्तिष्क ने यहाँ पर संदेश भेजा, क्या करने के लिए? यहाँ पर जो मेरी मसल्स है, यहाँ पर जो मेरी मांसपेशियां हैं, उनको संदेश भेजा कि भैया सिकुड़ो, सिकुड़ जाओ। जब सिकुड़ोगे तो ये हाथ का ये वाला भाग मेरी तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब जरा सोचिए, संदेश आ रहा है तंत्रिका तंत्र से, लेकिन काम कौन कर रहा है? सिकुड़ कौन रहा है? तंत्रिका तंत्र सिकुड़ रहा है क्या? नहीं, मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। मांसपेशियां कैसे सिकुड़ेंगी? मांसपेशियों के अंदर सिकुड़ने की क्षमता होगी। अब ये सिकुड़ने के लिए क्या खर्च करनी पड़ रही है? जरा सोचिए, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो यहां पर क्या खर्च हो रही है? मेरी एनर्जी। क्या खर्च हो रही है? एनर्जी हो रही है ना, मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। और बेटा ये ऊर्जा यहाँ पर खर्च करने के लिए उत्तरदायी होता है एक प्रोटीन, जिंदगी भर मत भूलना, उसका नाम होता है, याद रखना, क्या? डायनिन प्रोटीन। मेरी मांसपेशियों में मिलता है क्या? डायनिन प्रोटीन। ये डायनिन प्रोटीन का कार्य होता है ऊर्जा को खर्च करना। ऊर्जा खर्च होएगी यानी एटीपी टूटेगा। कौन टूटेगा? एटीपी टूटेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, ऊर्जा। उसी ऊर्जा का उपयोग करके मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। ठीक है, तो पूरा घुमाए, मतलब बिना घुमाए मैं सीधा बोल देता हूं, क्या ये डायनिन प्रोटीन क्या उत्पन्न कर रहा है बेटा जी? ऊर्जा उत्पन्न करवा रहा है या ऊर्जा को खर्च करवा रहा है। ऊर्जा खर्च होगी तो कोई कार्य होएगा, कोई चीज सिकुड़ेगी, कोई चीज सिकुड़ेगी, फैलेगी। सिकुड़ भी सकती है, फैल भी सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब जरा सोचिए, ये डायनिन प्रोटीन यहाँ पर मिल रहा था ना, ये डायनिन प्रोटीन यहाँ पर ऊर्जा खर्च करवाएगा। ऊर्जा खर्च होएगी तो ये सूक्ष्म नलिकाएं दिख रही हैं आपको? दिख रही हैं? ये बेटा सिकुड़ेंगी, और ये सिकुड़ेंगी तो ये अक्ष सूत्र सिकुड़ेगा, और अक्ष सूत्र सिकुड़ेगा तो वो जो तंतु जो है वो सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ये अक्ष सूत्र सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, इस तरीके से ये क्या करेगा? ये कशाभिका या ये पक्षमाभ क्या करेंगे? गति करेंगे। बस इतना सा था बेटा जी हमारा पक्षमाभ और कशाभिका। ये थी सिंपल सी संरचना जो हमने आज पढ़ी है। इसमें बस इतनी ही सी चीजें याद करनी है। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब आज हमने पूरा पढ़ा क्या? पक्षमाभ कशाभिका। ठीक है, सारी चीजें हमने A to Z पढ़ ली है। अब ये पक्षमाभ और कशाभिका जिससे निकले थे, जिसको हमने आधारीय काय बेसल बॉडी बोला था, वो एक प्रकार का क्या था? तारक केंद्र था, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, याद करिए। पक्षमाभ कशाभिका की 9+2 थी मेरे भाई, भूल मत जाना किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए बेटा जी अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की कैसी व्यवस्था पाई जाती है? 9+3, 9+2, 9+1, 2+9। सोचिए कैसी व्यवस्था मिली थी सूक्ष्म नलिकाओं की? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर लगाइएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, कशाभिका की संख्या पक्षमाभ से होती है। कशाभिका की संख्या जो है वो पक्षमाभ से क्या होती है? संख्या कम होती है, ज्यादा होती है, बराबर होती है या कुछ भी नहीं? चलिए समय हुआ समाप्त। आइए, बहुत सिंपल से प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, ऐसे ही सिंपल से प्रश्न आए हैं मेरे भाई, क्या करूं मैं। कशाभिका जो थी या पक्षमाभ जो था, दोनों में सूक्ष्म नलिकाएं जो थी बेटा जी वो किस व्यवस्था में पाई जा रही थी? सीधा सीधा आंसर 9+2। कंफ्यूज करने के लिए ना 2+9 कर दिया। हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, कभी भी कोई संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम अंदर से बाहर नहीं आते, बाहर से अंदर की तरफ अध्ययन करते हैं। अब बाहर क्या है? किनारे पर क्या था? 9। अंदर की तरफ गए तो कितने मिले? 2। तो अरेंजमेंट व्यवस्था कैसी होगी? 9+2। ऐसी नहीं है, याद रखना। ठीक है, दूसरा, कशाभिका की संख्या जो थी पक्षमाभ से क्या थी? कम थी, बहुत कम थी। कितने मिल रहे थे? 1 से 4। वो कितने मिल रहे थे? याद करिए, 300 से 1400 मिल रहे थे। तो सीधा आंसर कम होगी, खत्म, सिंपल सा था। बताएं,
ऐसे प्रश्न छोड़कर आएंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर, ये थे क्विज। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे हम पढ़ेंगे तारक काय और तारक केंद्र के बारे में, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बारे में। हिंट मैंने आपको दे दिए हैं बहुत सिंपल से। तारक केंद्र दो मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय। कैसे होते हैं ये झिल्लीहीन होते हैं। कार्य क्या होता है वो हम एक तो हमने देख लिया, क्या पक्षमाभ और कशाभिकप बनाने के लिए उत्तरदायी थे या नहीं थे, एक तो हमने देख लिया। और क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से पढ़ते रहो। ओके देन, बाय बाय।